सभी को नमस्ते। मैं हूं खितीश। स्वागत है चौथे एपिसोड पर। आप देख रहे हैं नेपाल यात्रा। पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड आप अगर देखे होंगे, तीसरे एपिसोड में आपने देखा होगा पशुपतिनाथ मंदिर जाता हूं, मंदिर का प्रांगण दिखाता हूं, 51 शक्तिपीठों में एक माँ गुज्जेश्वरी के वहां भी जाता हूं। इस बीच शब्दों के माध्यम से आप सबों को बहुत सारी चीजें बताता हूं पशुपतिनाथ के बारे में और वहां से जुड़े बस सेवा का आनंद लेते हुए मैं बढ़ रहा हूँ बौद्धा या बोधनाथ की तरफ। एक बार गाड़ी चेंज करने के बाद दूसरे बस में बैठकर मैं किसी तरह बौद्धा पहुंच गया, जिसमें 30-40 नेपाली लगभग खर्चा हो गया। यहाँ का मार्केट काफ़ी भीड़ भाड़ था। इसी बीच कुछ लोगों से पूछकर मैं, यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का टिकट होगा और यहाँ आपका चेकिंग करवाना। जहाँ मैं फ़िलहाल हूँ इस जगह को बोधनाथ, बौद्धा या कास्ती चैत्य भी कहते हैं। मुझे अब तक इस जगह के बारे में कुछ खास जानकारियाँ नहीं थी, पर मुझे जानकारी लेना है। फिलहाल यहाँ प्रणाम कर रहे लोग आप देख सकते हैं और ये आपका प्रवेश द्वार था। अपने दाहिने साइड बौद्ध का जो स्तूप है, इसको अपने दाहिने साइड रखकर ही परिक्रमा करना है। यहाँ काफ़ी सारे लोग देखिए परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमने भी शुरुआत कर ली परिक्रमा की। और बाएं साइड में आप देखिए काफ़ी सारे दुकानें हैं। देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु जो है दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दिया। और ये जो गोल गोल घूमता है, इसको हाथों पे मैंने भी बहुत सारे घुमाए हैं। और आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ ये तिब्बत स्टोर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये तिब्बतों का सबसे फेमस तीर्थ स्थल है। 118 फीट ऊंचा है यह स्तूप और चारों ओर आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म के दुकानें हैं। ज़्यादातर दुकानें आपको तिब्बती क्षेत्र के मिलेंगे। तिब्बतियों का यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। काफ़ी सारे मठ हैं, स्कूल हैं। माना जाता है कि यहाँ कुछ अवशेष हैं बुद्ध जी के। और नेपाल का यह सबसे बड़ा स्तूप है। 2015 के समय में क्षतिग्रस्त हो गया था जब वो भूकंप आया था, आप सबको याद होगा, अर्थक्वेक जो हुआ था। 2016 का एंड में नवंबर दिसंबर में फिर इसको मरम्मत करके स्टार्टिंग किया गया था। पूरी तरह से ये चारों तरफ जो है सड़क से घिरा हुआ है और चारों तरफ दुकानें हैं, छोटे छोटे दुकानें जिसमें आपका चांदी का कुछ गहना। ज़्यादातर मैं पेंटिंग्स देखा, पेंटिंग्स है, बैग हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं। ऐसे खाने पीने के दुनिया भर के जुगाड़ हैं, मोमोज इस टाइप का जो भी है। तो दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से यह है जो फ़िलहाल मैं जहाँ पे हूँ। यूनेस्को के धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें इसका 1979 से इसको रखा गया है। कुछ कैफ़े और गेस्ट हाउस भी हैं आसपास में रुकने के लिए, या चाय पानी नाश्ता ये सब के लिए। वो पहिया को भी आपको घुमाने से कहा जाता है कि पुण्य मिलता है। काफ़ी सारे मठ हैं, मठ को यहाँ गोम्पा बोलते हैं। तो मठ, आसपास जो मठ है वहाँ भी आप जा सकते हैं। और देखिए काफ़ी सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अब बात करते हैं बौद्ध स्तूपों के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी। जैसा कि मालूम है हर धर्म में एक पूजा स्थल जरूर होता है, जहाँ पहुंचकर हमें दुनिया की जो भसड़ बोलते हैं ना, अशांति, उससे परे शांति का बोध होता है, जहाँ जाकर मन तनाव मुक्त होता है। तो वैसे ही बौद्ध धर्म में स्तूपों में पूजा अर्चना की जाती है। स्तूप पाली भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर, ध्यान का केंद्र, जिसको माने बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वहाँ ध्यान करते हैं वहाँ बैठकर। देखिए हर धर्म में एक पूजा स्थल जरूर होता है, जहाँ हम अपने मन की शांति के लिए आस्था और विश्वास से जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या ध्यान लगाते हैं, जो भी है। बौद्ध स्तूपों में क्या होता है, जनरली वहाँ अवशेष रखे जाते हैं बौद्ध के। प्राचीन समय में भी जब कोई राजा या कोई वैसे महात्मा व्यक्ति डेथ करते थे, तो उनके याद में स्तूप बनाया जाता था। कुछ ऐसा ही कहा था अपने जो महापरिनिर्वाण सूत्र जो ग्रंथ है वहाँ लिखा हुआ, जैसे उनके शिष्यों को। तो उनके दाह संस्कार के बाद कुछ स्तूपों का निर्माण किया गया। सब प्रसाद है जो भी आप देख रहे हैं। और यहाँ जो लामा जी लोग हैं वो लोग उसको फिर देंगे, जो वहाँ पे भक्तजन आएंगे और मांगेंगे। तो अरे भक्तजन लोग भी खरीद के दे रहे, आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम के मृत्यु के 200 वर्षों के बाद जब अशोक सम्राट आए, फिर अशोक सम्राट ने, कहा जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 से ज़्यादा स्तूपों का निर्माण करवाया। वैसे बुद्ध के शरीर के दाह संस्कार के बाद उनको 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप बनाने के लिए रखा गया था, जिनमें राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, पावा, कुशीनगर, बेथापीडबुल के हैं। इंडिया में भी काफ़ी सारे स्तूप हैं, जैसा हमने पढ़ा था सांची का स्तूप। तो हर स्तूपों में आपका 4 द्वार होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जहाँ जन्म, फिर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, उपदेश का जो प्राप्ति है, और निर्वाण, ये सब चीज़ के बारे में अलग अलग द्वार में अलग अलग टाइप से वहाँ आपको मिल जाएगा, जो अभिलेख मिलेंगे। स्तूप जो है छोटा हो या बड़ा हो, आप उसके अंदर वैसा कुछ नहीं, बस अवशेष है। आपको बाहर ही परिक्रमा किया जाता है, जहाँ आपको बौद्ध उपासक शिक्षा, ज्ञान, उद्देश्य, वृत्तांत, दर्शन, मृत्यु, ये सब के बारे में सोच सोच के वे परिक्रमा करते हैं।
काफ़ी जाम है नेपाल। काफ़ी देरी से मैं आपका बस में बैठा हुआ था। फिलहाल ये आपका स्वयंभू में उतर चुका हूँ। बौद्धा से स्वयंभू में आया। माहौल कुछ इस तरीके का है। 6:30 पार हो चुका है। तो भाड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है नेपाल में, बस आपको समय बहुत ज़्यादा टेकिंग हो जाता है। टैक्सी आप अफोर्ड कर सकते तो कर सकते हैं। वैसे ये सब जो एरियाज़ है ये भी बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, 5-7 किलोमीटर के अंदर में आपको सब मिल जाएंगे। स्वयंभू आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो लगभग काफ़ी ऊंचाई है। चले देखते हैं सीढ़ी कैसा है। और बता दूं ये भी बौद्ध धर्म का है। तिब्बती लोगों का यह धर्मस्थल है। बोले तो जैसा बौद्धा में था वे लोग काफ़ी यहाँ आते हैं। तो अब बात करते हैं स्वयंभू, जो एक पहले झील था, ऐसा कहा जाता, पहाड़ के ऊपर एक झील था। ये पहाड़ के ऊपर है और उस झील में एक कमल खिल गया, ऐसा किंवदंती है। और कमल जो खिल गया, कमल खिलने के बाद वो झील जो है धीरे धीरे उसका पानी गायब हो गया। और ऐसा लगता भी है कि कमल जो है वो पहाड़ी बन गया, मतलब वो ऐसा प्रतीत होता है। जब आप देखिएगा ठीक से तो ऐसा महसूस होता है। काठमांडू घाटी का उत्पत्ति विकास, इसके बारे में एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसको स्वयंभू पुराण कहते हैं, देवनागरी लिपि में ही है। तो इसमें काफ़ी सारा विवरण है कि बुद्ध के बारे में, माने कैसे, कितने आए थे, कैसे आए थे, जानकारी इसमें मिलती है। घुमाने वाला है, घुमा घुमा के आगे बढ़ रहा हूँ और रोड खाली खाली ही लग रहा है। स्वयंभू मंदिर पहुँचने वाले अभी, देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसा है। इसको आप घुमा सकते हैं जैसे ही घूम रहा है। मैं भी घुमा लेता हूँ सामने वाला। इस तरीके का हर एक ये को घुमा सकते हैं आप अगर चाहें तो। ऐसा जाम लग गया, देख सकते हैं आगे मंदिर है। काफ़ी सारे होटल्स हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, यहीं से शुरुआत होती है सीढ़ियों की। काफ़ी ऊंचा है, शरीर साथ देता है कि नहीं। देखिए तो यही है रात का काठमांडू, जगमगाता हुआ, काफ़ी मनमोहक। अरे सीढ़ियां हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वयंभू मंदिर जो बुद्ध वाला मंदिर है, तो बस ऊपर चलना है धीरे धीरे। भीड़ तो काफ़ी है। दिन का वक्त होता तो ब्लॉग बनाने में सुविधा होती, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारियाँ मुझे मिलती। ऐसे छोटे छोटे मंदिरें यहाँ पर हैं। कुछ जो मठ टाइप का देख रहे, घर देख रहे हैं, यहाँ घर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं ऐसे जगह पर आज आ चुका हूँ। मेरा भाग्य है। हम हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ना ही उसका विवरण दे सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो आप वहाँ जाएंगे, उसकी अनुभूति से ही आपको एक अंदर से सुकून मिलता है। लगता 50% हुआ है अभी और 50% चढ़ना है। काफ़ी ऊंचाई पर है। काफ़ी दूर दराज से भी लोग, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ देखने के लिए। तो बस यही दुआ कीजिएगा कि मेरा शरीर ठीक रहे, ताकि ऐसे जगहों पर मैं हमेशा आते जाते सकूँ। और ठीक है, पैसा कम भी रहे तो चलेगा, पर शरीर और मन मजबूत होना चाहिए। क्या ऐसी सीढ़ियों का अनुभव आपने कभी लिया है? इतनी ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ा है? हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। यही है जैसा कि नज़र आ रहा है। पूरा काठमांडू है भाई। सीढ़ियाँ तो काफ़ी है। नेपाली नेपाली स्टार्ट, नेपाली एनी नेपाली सॉन्ग। कैसे हमें ओके सुनील, मीट यू अगेन। ये खाने पीने का कुछ जगह सा लग रहा है और काफ़ी सारे यहाँ दुकानें भी हैं ऊपर में और मठ टाइप के हैं, स्कूल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्कूल्स टाइप का है और तिब्बती क्षेत्र के लोग भी यहाँ कुछ आके रहते हैं। एक बंदर का भी मंदिर है जहाँ बंदरों की पूजा की जाती है। इजराइल ओके, वेरी नाइस। इंडिया या you come alone? I'm fine. I'm family. Okay. Where from India? Huh? Where from India? Jharkhand.
Brahman. Huh? Brahman. Yes, yes, yes. Where from? Okay, brother. Meet you soon. ये भाई 4 महीने से घूम रहे हैं। इंडिया में 3 महीने थे शायद, नेपाल 1 महीने से नेपाल में। कुछ ऑफिस है यहाँ पर, कैमरा में नज़र नहीं आ रहा ठीक से। अब आपको लगता होगा ये कितना ऊंचा है। ऊंचा तो है, तो 1406 मीटर ऊंचा है। बोले तो 4612-13 फीट है। जो इसकी सीढ़ियाँ हैं, जो मैं दिखाया था आपको सीढ़ी, वो है लगभग 365। यह सोने का पानी चढ़ा हुआ है मंदिर के आस, जो देख रहे पास में जो भी चित्र हैं। तब अर्जुन भाई से मुलाकात हुई थी। भाई आपका नाम क्या नाम? संतोष। हमारा नाम अर्जुन। ओके, कभी मिलेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब भी मिलेंगे हम लोग, क्या? ठीक है। आपका नाम भाई? सुनील पांडे। चुलबुल पांडे का छोटा भाई। फिर आएंगे नेपाल। अर्जुन, भीम, सुनील और संतोष, ये चारों ऑफिस स्टाफ हैं। ये सारे ऑफिस के मेंबर्स के साथ यहाँ घूमने आए हैं। बड़ा मज़ा आता जब आप कहीं बाहर जाते हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर। ये देश की बात नहीं हो रही, अपने एरिया से भी अगर 100 किलोमीटर दूर आप जाते हैं और वहाँ आपके साथ अच्छे से लोग बात करने लगते हैं, एक तसल्ली मिलती है, एक शांति मिलती है कि नहीं, सब लोग अच्छे ही हैं दुनिया में। नेपाल की सड़कों पर आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं अपने रूम की ओर बढ़ रहा हूँ, जो लगभग 4 किलोमीटर है यहाँ से। लगता है यहाँ थोड़ा जल्दी, मतलब लोग रात जैसा हम लोग के इंडिया में लेट तक रहता, मार्केट खुला होला, यहाँ जल्दी बंद हो जाता है ऐसा लग रहा है। अभी 8:30 हो रहा होगा लगभग। स्वयंभू से कालंकी वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, बस मिल जाती, पर मैं पठाव कर लिया क्योंकि जल्दी पहुंचना था। वैसे रास्ता खोने या हजने का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैंने फोटोज़ भी खींच लिया था ज्ञानोदय मार्ग जो है। आप सबको मालूम होगा बाइक राइड मुझे पसंद है, तो अच्छा लग रहा नेपाल में पहली बार बाइक पर बैठकर रोड का आनंद लेते हुए। अभी आज मैं घूमा, बहुत दूर घूमा आज मैं घूमा आपका काठमांडू का पशुपतिनाथ, फिर घूमा वो गुज्जेश्वरी माँ। चल के घूमे। हाँ, चल के कुछ जानकारियाँ हासिल कर रहा था कि घूमने की जगह कौन कौन से उपाय क्या क्या हैं। और रूम पर जाना था दिलीप भाई, संतोष भाई, विपिन भाई और प्रकाश भाई के, क्योंकि वे लोग भी सुबह हमको बोले थे कि जल्दी आइएगा तो रूम पे आइएगा, तो उनसे भी थोड़ा मुलाकात कर लूँगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सैलून बंद हो चुका था, मैं उनके रूम सीधा चल गया। मैं इनमें से किन्हीं को नहीं जानता था। जो साथ और सम्मान इन्होंने मुझे दिया है, यह बताना जरूरी है आप सबों को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। संतोष भाई चाहते तो मुझे हेल्प न भी कर सकते थे, पर उन्होंने अपने साथ टाटा सोमो पर काठमांडू लेकर आया, फिर यहाँ होटल रूम दिलाया। यहाँ पर अपने गार्जियन की तरह मुझे जो है ट्रीट कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। देखिए 9:30 बज रहा होगा रात का, मैं फ़िलहाल अकेले पैदल आधा किलोमीटर आ रहा हूँ अपने रूम की ओर। दिलीप भाई का सैलून यहाँ काफ़ी पुराना था, आसपास के सारे दुकान वाले भी मुझसे बात कर चुके थे कि मैं इंडिया से आया हूँ ट्रैवल करने के लिए, तो मुझे कोई डर नहीं थी। मैं रात को यही कारण था कि अकेले घूम पा रहा था, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं था कि कुछ होगा, जो भी है। यही मेरा होटल है, या फिर होम स्टे बोल लीजिए, या इस टाइप का। यहाँ खाने को भी मिलता है, इसका अलग से रेट लगता है 150-180 जैसा आप खाएंगे। आज का दिन मेरा कंप्लीट हो चुका था। रात का खाना था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाता नहीं हूँ, बस पेट भरने लायक ही खाता हूँ। अब सोना है, वही सेम रूम कल जो रूम था। ये मेरा बैग है, देख सकते हैं, और डेली का 500 गिर रहा मुझे नेपाली में। खाना वाना खा लिया हूँ फ़िलहाल। ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी।